afternoon, students. Now in this video we are going to study the adrenergic nervous system. Adrenergic nervous system के दो main neurotransmitters होते हैं, adrenaline और noradrenaline. Adrenaline is synthesized in adrenal medulla cells, while noradrenaline is synthesized in all the other adrenergic sites. In the adrenergic fibers, prejunctional fibers में होता है and at the sites also. Now they are also found to be present in brain. तो brain में भी उनकी action रहती है. अब एड्रीनलिन का सिंथेसिस कैसे होता है, तो सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ एड्रीनलिन पहले हम समझ लेते हैं. तो देखो, सबसे पहले एक फिनाइल एलेनाइन करके एक अमीनो एसिड है. ये फिनाइल एलेनाइन कन्वर्ट होता है टायरोसिन में, और ये कन्वर्जन होता है लिवर में, ठीक है, बाय द एंजाइम टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज. और फिर वहाँ से लिवर से ये टायरोसिन जो है नर्व एंडिंग में आता है and it comes into the cytoplasm, and there from tyrosin dopa is formed by again hydroxylase, and dopa से बनता है dopamine by decarboxylase. अब ये जो टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है, दिस इज अ रेट लिमिटिंग एंजाइम, और इस एंजाइम को इनिबिट करता है अल्फा मिथाइल टायरोसिन. वंस दिस एंजाइम इज इनिबिटेड, अल्फा मिथाइल टायरोसिन ने जैसे इनिबिट करा, तो पूरा जो कैस्केड रिएक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ नॉर एड्रीनलिन एंड एड्रीनलिन, इट स्टॉप्स. So by blocking at the first site itself, alpha methyl tyrosine blocks the formation of noradrenaline. उसके बाद then डोपा से डोपामिन बन गया, ये बनता है सिनेप्टिक प्लाज्मा में, साइटोप्लाज्म में, और डोपामिन से फिर नॉरएड्रेनालिन बनता है सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर, ठीक है. जो उसका छोटा सा वेसिकल होगा उसके अंदर dopamine goes there, dopamine gets converted into tyrosin, and this dopamine gets converted into noradrenaline. अब जब भी कोई नर्व स्टिमुलेशन आएगी तो this noradrenaline goes to the membrane, एक्सोसाइटोसिस होता है वहाँ पे, और एक्सोसाइटोसिस करके ये noradrenaline जो है सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होता है. अब नॉरएड्रेनालिन से एड्रीनलिन बनता है ओनली इन एड्रीनल मेड्यूला. वहाँ पे नॉरएड्रेनालिन इज कन्वर्टेड इनटू एड्रीनलिन इन द एड्रीनल मेड्यूला. अब जो डोपामिन साइटोप्लाज्म में बना था, और उस डोपामिन को सिनेप्टिक वेसिकल में घुसने से एक ड्रग है जो इनिबिट करती है, वो है रेसरपिन. तो रेसरपिन क्या करती है, डोपामिन को वेसिकल में घुसने से रोकती है, एंड एज अ रिजल्ट नॉरएड्रेनालिन बनने नहीं देती है. तो ये साइट ऑफ एक्शन है रेसरपिन की, ठीक है. अब यहाँ पे देखो, अब आगे क्या हो रहा है, सिनेप्टिक वेसिकल फ्यूज हुई, एक्सोसाइटोसिस हुआ, और नॉरएड्रेनालिन रिलीज हो गया क्लेफ्ट में. उसके साथ में कुछ को ट्रांसमिटर्स भी रिलीज होते हैं, जैसे न्यूरोपेप्टाइड वाई. अब यहाँ पे रिलीज होके वो पोस्ट जंक्शनल फाइबर पे जाके अपने अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 जो भी रिसेप्टर है उसके ऊपर वो एक्ट करेगा. नाउ वंस द एक्शन हैज टेकन प्लेस एंड नाउ द एक्शन इज कंप्लीटेड. अब इसके किस तरीके से मेटाबोलाइज होता है नॉरएड्रेनालिन? दो तरीके से. या तो ये वापस से रीअपटेक हो जाता है बाय द नॉरएड्रेनालिन ट्रांसपोर्टर. सो एनईटी जो है इसको वापस से अपने प्री जंक्शनल एंड में ले लेता है, वेसिकल के अंदर फिर से ये चला जाता है, ठीक है. दूसरा एक तरीका होता है, एक रिसेप्टर है अल्फा 2 रिसेप्टर. अल्फा 2 रिसेप्टर इज एक्चुअली अ ऑटो रिसेप्टर, और ये प्रेजेंट होता है प्री जंक्शनल एंडिंग पे. तो प्री जंक्शनल फाइबर पे नॉरएड्रेनालिन जो रिलीज हुआ, पोस्ट जंक्शनल तो अटैच हो ही रहा है, प्री जंक्शनल जाके अल्फा 2 पे अटैच होता है, अल्फा 2 वहाँ से इनिबिट कर देता है नॉरएड्रेनालिन का फर्दर रिलीज. सो दिस इज अल्फा 2 इज एन ऑटो रिसेप्टर एंड इट इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ इट्स ओन न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है. इसलिए इसको बोलते हैं सुसाइड इनिबिटर ऑल्सो, मतलब ये खुद को ही खत्म कर रहा है. सो दिस इज हाउ द नॉरएड्रेनालिन इज रीअपटेक, yeah, its further action release is inhibited. After that, then we come to the metabolism. So there are two enzymes, MAO, that is monoamine oxidase, and COMET, that is catecholamine O methyl transferase. तो ये दोनों enzymes, so एड्रीनलिन हो गया, नॉरएड्रेनालिन हो गया, इन सबको मेटाबोलाइज करते हैं दो एंजाइम्स, MAO एंड COMET. एंड यहाँ से मेटाबोलाइज होके बनता है हमारा मेटानेफ्रिन्स एंड वैनिलिल मैंडेलिक एसिड. तो ये मेटानेफ्रिन्स एंड VMA जो है फर्दर फिर ये यूरिन में एक्सक्रीट हो जाते हैं, और इस तरीके से एड्रीनलिन और एड्रीनलिन का जो इफेक्ट है वो ख़त्म होता है. टायरोसिन हैज एंटर्ड इनटू द साइटोप्लाज्म. सो टायरोसिन एंटर्स इनटू द साइटोप्लाज्म. टायरोसिन देन फॉर्म्स डोपा. डोपा इज दिस स्टेप इज इनहिबिटेड बाय अल्फा मिथाइल टायरोसिन. देन डोपा इज कन्वर्टेड टू डोपामिन. यहाँ पे ये ड्रग है अल्फा मिथाइल डोपा विच एक्ट्स. देन डोपामिन comes inside the vesicle, and यहाँ पे there is a drug called as reserpine which inhibits this action.
Dopamine is then converted into noradrenaline, and this noradrenaline finally see here reserpine है जो कि इनिबिट कर रहा है इसको. यहाँ पे ये guanethidine है, ये भी डिस्प्लेस करता है डोपामिन की, and as a result they inhibit the formation of noradrenaline. Now noradrenaline is then released, and release होकर ये यहाँ पे exocytosis हो गया. Now यहाँ पे release होने के बाद you can see that it is acting on the beta and alpha. This is post junctional receptors. यहाँ इसके अलावा it also goes and acts on alpha 2 receptor, which is a autoreceptor. This goes here and inhibits the further release of noradrenaline. Now noradrenaline further it is by this uptake, that is NET. So यहाँ पे इस NET से ये वापस से reuptake हो रहा है and it is going back into the, so NET से वापस reuptake होके it is going back into the synaptic vesicle. तो वहाँ चला गया and वापस से then it is released. Here again now you can see that it is being metabolized by enzyme COMT and then converted into vanillyl mandelic acid. Here you can see that this drug cocaine is inhibiting the reuptake of noradrenaline into the system. So there are 5 drugs. सबसे ऊपर से देखोगे तो अल्फा मिथाइल टायरोसिन. There are 5 drugs you can see. The first drug is alpha methyl tyrosine. The second drug is alpha methyl dopa. Then the third drug is reserpine. Fourth drug is cocaine, guanethidine and tyramine. Now let's come to the receptors. Receptors कैसे होते हैं इनके adrenergic system के? तो receptors इनके दो तरीके के होते हैं, अल्फा एंड बीटा. अल्फा receptors again दो तरीके के होते हैं, अल्फा 1 and अल्फा 2. And beta receptors are of 3 types, beta 1, beta 2 and beta 3. Now these receptors are all G protein coupled receptors. तो अल्फा receptors में हम आते हैं पहले. तो अल्फा receptors में दो तरीके के होते हैं, अल्फा 1 and अल्फा 2. Now अल्फा 1 receptor is actually again a G protein coupled receptor of GQ type. तो GQ से फिर ये IP3-DHE पाथवे के थ्रू mechanisms या stimulation करता है. Now alpha 1 receptor is present on all the effector organ cells. So like gut के ऊपर present होता है तो it causes relaxation. Glands के ऊपर present होता है तो it causes secretion from the glands. Then smooth muscles पे present है तो वहाँ पे ये vasoconstriction करता है. And जितने भी हमारे smooth muscles हैं तो वहाँ पे जाके ये vasoconstriction या contraction करेगा. फिर अल्फा 2 रिसेप्टर पे बात करते हैं. अल्फा 2 रिसेप्टर इज़ अ GI रिसेप्टर. तो ये इनहिबिटरी पाथवे से वर्क करता है. इसमें इधर इट इंक्रीजेस द पोटेशियम चैनल्स और इट रिड्यूसेस द साइक्लिक AMP इस तरीके से. तो अल्फा 2 रिसेप्टर प्री जंक्शनली प्रेजेंट होता है एड्रिनर्जिक नर्व एंडिंग्स पे. तो प्री जंक्शनली एक्ट करता है ये, बेसिकली इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ नॉरएड्रेनालिन एंड इट ऑल्सो has an inhibitory effect on the central sympathetic outflow. तो उसको भी ये reduce करता है. Then post junctionally it is present in brain through which it reduces the central sympathetic outflow. Then it is also present on pancreas and decreases the insulin release and reduces the platelet aggregation. अगर हम बात करें एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट की, तो एगोनिस्ट में अल्फा 1 रिसेप्टर का एगोनिस्ट है फिनाइलेफ्रिन और एंटागोनिस्ट है प्राजोसिन. ठीक है. एंड अल्फा 2 रिसेप्टर का एगोनिस्ट है क्लोनिडिन एंड एंटागोनिस्ट है योहेम्बिन. अब आगे बढ़ते हैं हम बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3. तो बीटा 1 रिसेप्टर इज प्रेजेंट ऑन हार्ट एंड जेजी सेल्स ऑफ द किडनी एंड वहाँ पे इसकी स्टिमुलेटरी एक्शन होती है एंड इट इंक्रीजेज द हार्ट रेट, increases the release of renin from the JG cells and this renin then increases the angiotensin and aldosterone in the body. So this beta 1 receptor का जो agonist होता है वो होता है dobutamine and antagonist होता है इसका atenolol और metoprolol which are cardioselective beta blocker. Then beta 2 receptor is present on smooth muscles. Smooth muscles पे basically ये करता है relaxation. तो अगर ब्रोंकस की बात करें तो ब्रोंकाई पे जाके ये करता है रिलैक्सेशन एंड ब्रोंको डायलिटेशन. स्मूथ मसल्स ऑफ द वेसल्स अगर बात करें तो ये बेसिकली वेजो डायलिटेशन करता है. GIT पे, यूरिनरी ट्रैक्ट पे, आई पे, सब जगह जाके ये रिलैक्सेशन करके एंड इट कॉजेज द इफेक्ट्स. नाउ बीटा 2 रिसेप्टर का अगर एगोनिस्ट की बात करें तो एगोनिस्ट है बीटा 2 रिसेप्टर का सैल्ब्यूटामॉल, टर्ब्यूटालिन एंड एंटागोनिस्ट है इसका प्रोपेनोलॉल.
तो ये तो रहा बीटा 2 रिसेप्टर। एक रिसेप्टर और है बीटा 3। नाउ दिस बीटा 3 रिसेप्टर इज सेड टू बी प्रेजेंट ऑन एडिपोज टिश्यू एंड डेट्रूसर मसल ऑफ द ब्लैडर। तो डेट्रूसर मसल ऑफ द ब्लैडर पे बेसिकली फिर कॉन्ट्रैक्शन करके एंड जो ओवर एक्टिव इट कॉजेस रिलैक्सेशन ऑफ द डेट्रूसर मसल एंड बाय दैट इट इज फाउंड टू बी इफेक्टिव इन द ड्रग विच इज एक्टिंग ऑन दिस रिसेप्टर। बीटा 3 रिसेप्टर की अगर हम बात करें तो बीटा 3 रिसेप्टर इज प्रेजेंट ऑन एडिपोज टिश्यू एंड डेट्रूसर मसल ऑफ द ब्लैडर। तो यहाँ पे इट इज बीन सीन देयर इज अ ड्रग मीराबेग्रॉन and this drug is found to cause relaxation of the detrusor muscle and help in patients those who are having overactive bladder or urinary incontinence। तो उस patient में ये जो है bladder में यूरिन को retain रखने में helpful रहते हैं। अब if you have remember M3 receptor agonist भी थे, darifenacin and solifenacin, they were found to be effective in the same condition। सॉरी एंटी मस्करेनिक M3 एंटी मस्करेनिक एजेंट्स हैं डारिफेनासिन एंड सॉलिफेनासिन विच वर फाउंड टू बी इफेक्टिव इन द सेम कंडीशन ओवर एक्टिव ब्लैडर या इनकॉन्टिनेंस ऑफ द ब्लैडर में, क्योंकि वहाँ पे भी वो जो है कोलिनर्जिक एक्शन को इनिबिट कर रहे हैं। लेकिन चूंकि वो एंटी कोलिनर्जिक हैं उसमें फिर एंटी कोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स लाइक ड्राई माउथ ये वाली जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉलिफेनासिन एंड डारिफेनासिन में पाई जाती हैं, जो ये प्रॉब्लम्स इसमें मीराबेग्रॉन में नहीं पाई जाती हैं। इसीलिए मीराबेग्रॉन हैज़ बिकम अ ड्रग ऑफ चॉइस इन पेशेंट्स विद ओवर एक्टिव ब्लैडर इन प्लेस ऑफ एंटी कोलिनर्जिक्स एंटी मस्करेनिक एजेंट्स। जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर होता है वो वहाँ पे एसिटाइलकोलिन इज द न्यूरोट्रांसमीटर। ब्रेन से निकला प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ, वहाँ से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर के एंड पे फिर नॉरएड्रेनालिन रिलीज होता है and this noradrenaline then acts on alpha 1, alpha 2, beta 1 and beta 2 receptor। उसी जगह पे जब एड्रेनालिन हमेशा एड्रिनल मेडुला से बनता है तो वहाँ पे भी प्री गैंग्लियोनिक फाइबर यूजुअली एसिटाइलकोलिन रिलीज करता है और इट इज़ यूजुअली ऑन द ऑर्गन। सो वहाँ से देन फिर एड्रेनालिन इज रिलीज्ड एंड इट एक्सर्ट्स इट्स एक्शंस। सो अगर मैं एक क्विक रिकैप करूँ और ड्रग एक्शंस विच आर एक्टिंग थ्रू एड्रेनर्जिक ट्रांसमिशन, तो इसमें सबसे पहली स्टेप जो थी सिंथेसिस की हाइड्रोक्सिलेज की, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज को इनहिबिट किया अल्फा मिथाइल टायरोसिन ने एंड अल्फा मिथाइल टायरोसिन ने वहाँ पे ब्लॉक करके एंड पूरा सिंथेसिस ऑफ नॉरएड्रेनालिन को ब्लॉक कर दिया। सेकंड है अल्फा मिथाइल डोपा, ये भी अगर यहाँ पे दिया जाएगा तो ये बेसिकली एक तरीके से नॉरएड्रेनालिन को डिस्प्लेस कर देगा और अल्फा मिथाइल नॉरएड्रेनालिन बना देगा विच इज़ ऑल्सो अ सिमिलर काइंड ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। सेकेंड फिर होता है जब प्लाज्मा से साइटोप्लाज्म से और वेसिकल में जा रहा है डोपामिन, तो वहाँ पे वो ब्लॉक कर दिया जाता है रेसरपीन। रेसरपीन इज़ द ड्रग विच ब्लॉक्स द वेसिकुलर रीअपटेक ऑफ डोपामिन। ठीक है, नाउ वेसिकुलर रीअपटेक ऑफ डोपामिन इनहिबिट हो गया तो वहाँ पे रेसरपीन आ गया। अब दूसरा स्टेप है एक्सोनल रीअपटेक, जब डोपामिन जब नॉरएड्रेनालिन रिलीज हो गया और क्लेफ्ट में है, नाउ इट इज़ एक्टिंग ऑन ऑल द रिसेप्टर्स। तो यहाँ से हमने देखा था NET एक ट्रांसपोर्टर है जो कि उसे वापस सिनेप्टिक वेसिकल्स में ले जाता है, लेकिन वो जो सिनेप्टिक वेसिकल में ले जा रहा है दैट इज़ यूजुअली ब्लॉक्ड बाय drugs like decipramin, cocaine, guanethidine. So these drugs inhibit the reuptake of the noradrenaline from the axon, at the synaptic cleft. Now second है फिर यहाँ पे एक होता है एक इनडायरेक्ट न्यूरोट्रांसमीटर है टायरामिन। तो टायरामिन है, ये एम्फेटामिन है, ये लोग क्या करते हैं, ये जाके बेसिकली दे इंक्रीज द रिलीज ऑफ नॉरएड्रेनालिन। सो दे आर इनडायरेक्टली एक्टिंग सिंपैथेटिक एजेंट्स। जब हम पढ़ेंगे सिंपैथेटिक एजेंट्स तो हम पढ़ेंगे डायरेक्टली एक्टिंग, इनडायरेक्टली एक्टिंग एंड मिक्स्ड। तो डायरेक्टली एक्टिंग सिम्पथोमेमेटिक्स वो होते हैं जो कि डायरेक्टली एगोनिस्ट के रूप में अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स जैसे एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, आइसोप्रेनालिन। इनडायरेक्टली एक्टिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स वो होते हैं जो कि जाके एड्रेनालिन को रिलीज करा देते हैं। दे इंक्रीज द रिलीज ऑफ एड्रेनालिन फ्रॉम द सिनेप्टिक वेसिकल्स एंड दैट रिलीज्ड एड्रेनालिन देन गोज एंड प्रोड्यूसेस इफेक्ट। तो इसमें आते हैं हमारे टायरामिन एंड एम्फेटामिन्स। देन एक होते हैं मिक्स्ड सिम्पथोमेमेटिक्स, तो वो इनडायरेक्टली भी एक्ट करते हैं, डायरेक्टली भी एक्ट करते हैं और इनका नाम होता है जैसे एफेड्रिन। तो ये थे डिफरेंट ड्रग्स विच आर एक्टिंग ऑन द एड्रेनर्जिक ट्रांसमिशन। देन मेटाबॉलिज्म में जहाँ पे इनका माओ एंजाइम है, तो माओ एंजाइम को इनहिबिट करने वाली ड्रग्स है माओ ए,
एंड माओ बी इनिबिटर्स। तो माओ ए इनिबिटर का नाम होता है मोक्लोबेमाइड एंड माओ बी इनिबिटर का नाम है सेलेचिलिन। तो ये ड्रग्स भी, इनके यूसेज आप पढ़ेंगे पार्किंसोनिज्म में। पार्किंसोनिज्म जब आप पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि वहाँ पे दीज ड्रग्स आर बीइंग यूज्ड बिकॉज दे पोटेंशिएट नॉरएड्रेनालिन एंड डोपामिन एक्शन। उनका मेटाबॉलिज्म इनिबिट कर रहे हैं और उनकी एक्शन को इस तरीके से बढ़ा रहे हैं। देन लास्ट में जो आती हैं ड्रग्स रिसेप्टर पे एक्ट करने वाली, सो अल्फा एगोनिस्ट होती हैं, बीटा एगोनिस्ट होती हैं, अल्फा ब्लॉकर्स एंड बीटा ब्लॉकर्स। तो वो ड्रग्स हम अभी आगे देखते हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्शंस डिस्कस कर लेते हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्शंस अल्फा रिसेप्टर्स और बीटा रिसेप्टर्स की। तो अल्फा रिसेप्टर्स में अल्फा 1 अल्फा 2 हैं, बीटा रिसेप्टर्स में बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 हैं, राइट। नाउ अल्फा रिसेप्टर पे अब अपन डिस्कस करते हैं कि सीवीएस में क्या एक्शन है। तो सीवीएस में हार्ट के ऊपर ये देखा गया है कि इफ़ यू गिव एड्रेनालिन देन इट इंक्रीजेस दी हार्ट रेट एंड इट ऑल्सो इंक्रीजेस दी ब्लड प्रेशर। तो हार्ट रेट इंक्रीज करता है बाय एक्टिंग ऑन बीटा 1 रिसेप्टर, increases the heart rate and force of contraction, and by acting on the alpha 1 receptor it causes a rise in the blood pressure because there is vasoconstriction. Now after that vasoconstriction happens and there is a rise in BP, then by its action on beta 2 receptor it causes a fall in blood pressure, and then so as a result you will see adrenaline gives a biphasic response. First there is a rise in BP and then there is a fall in BP. A rise in BP is because of the action on alpha receptors, alpha 1, and fall in BP is because of the action on beta 2 receptors. Now अगर हम देखें हाई डोजेस में इट इज़ एक्टिंग ऑन अल्फा 1 रिसेप्टर एंड लो डोजेस जब इसकी डोज कम हो रही है सो देन इट इज़ एक्टिंग ऑन बीटा 2 रिसेप्टर्स, राइट। नाउ सो बाय दैट इट कॉजेज द rise and fall in BP. अब देखा गया है कि जब अगर आपने एक अल्फा ब्लॉकर दे दिया, मान लो एक अल्फा ब्लॉकर दे दिया जैसे प्रेजोसिन दे दिया और फिर आपने एड्रेनालिन दिया, तो इट इज सीन दैट दिस प्रेजोसिन कॉजेज अ ब्लॉकेड ऑफ ऑल द अल्फा 1 रिसेप्टर्स एंड नाउ एड्रेनालिन प्रोड्यूसेस ओनली अ फॉल इन बीपी। तो इस फिनोमिनन को बोलते थे वेजोमोटर डेल्स रिवर्सल फिनोमिना या वेजोमोटर फिनोमिनन ऑफ डेल, ठीक है। तो ये आपको एक याद रखने की ज़रूरत है, ये कई बार क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल्स में भी पूछा जाता है। बीपी पे अगर अपन और डिस्कस करें तो एड्रेनालिन गिव्स अ बाइफेजिक रिस्पॉन्स बिकॉज इट इज एक्टिंग ऑन अल्फा 1 रिसेप्टर एंड बीटा 2 रिसेप्टर्स। अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 सभी पे एक्ट कर रहा है। अब अगर हम बात करें आइसोप्रेनालिन की, तो आइसोप्रेनालिन एक्ट्स ओनली ऑन बीटा 1 एंड बीटा 2 रिसेप्टर। तो बाय एक्टिंग ऑन बीटा 1 रिसेप्टर देयर इज एन इंक्रीज इन द हार्ट रेट but not so much increase in the blood pressure, but by acting on beta 2 receptor there is a marked fall in blood pressure. So isoprenaline is shown a rise in systolic but a marked fall in diastolic blood pressure by its action on beta 2 receptor. फिर दूसरा है नॉरएड्रेनालिन। Noradrenaline is present on alpha 1, alpha 2 and beta 1 receptor. So it causes a rise in systolic, rise in diastolic and mean BP. It does not cause a fall in BP because it is not acting on beta 2 receptor. So इसकी जो vasodilation की action थी वो नहीं हो रही है and it is causing only a rise in blood pressure and rise in heart rate. Lungs पे क्या action है adrenaline का? तो adrenaline by acting on beta 2 receptor causes bronchodilation. So adrenaline और उसके जो congeners है like salmeterol, salbutamol, terbutaline, these drugs are found to act on these drugs are found to act in asthma and bronchoconstriction and उसको वो relieve करते हैं, they cause bronchodilation, so they are found to be effective in asthma. And long acting beta agonist drugs are basically the drug therapy which is nowadays given in asthma. अब आते हैं हम आई के ऊपर। तो आई के ऊपर जो एड्रेनर्जिक एजेंट्स हैं दे आर बेसिकली एक्टिंग ऑन द डायलेटर प्यूपिले मसल एंड अगर आप एड्रेनालिन को आँख में डालोगे, ड्रॉप्स डालोगे, देन इट विल कॉज मिड्रियासिस। मिड्रियासिस मतलब डायलेटेशन ऑफ द प्यूपिल बड़ी हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एड्रेनालिन ने जो उसकी डायलेटर प्यूपिले थे, जो बेसिकली जो रेडियल मसल्स हैं, उनको उसने कॉन्ट्रैक्ट किया। तो कॉन्ट्रैक्ट करने से आइरिस जो है पीछे को खिंच जाएगी एंड इट विल कॉज मिड्रियासिस। देखा गया है कि जो इंट्राओकुलर टेंशन है वो रिड्यूस करती है एड्रेनालिन बाय वेरियस एक्शन। इट इंक्रीजेस द ट्रेबेकुलर आउटफ्लो, इट इंक्रीजेस द यूवियोसेक्रल outflow, then it reduces the aqueous formation. So by these actions adrenaline is said to reduce the intraocular tension, hence adrenergic agonists are very very useful in glaucoma patients also. So glaucoma के patients में हम adrenergic drugs देके glaucoma को reduce करते हैं।
नेक्स्ट इसका इफेक्ट आता है ब्लैडर एंड प्रोस्टेट एंड वास डिफरेंस में। तो डेट्रूसर इज रिलैक्स्ड एंड ट्राइगॉन इज कॉन्स्ट्रिक्टेड एंड एज अ रिजल्ट जो ब्लैडर वॉइडिंग है वो अपोज होती है। मतलब एड्रेनालिन टेंड्स टू रिटेन द यूरिन इन द ब्लैडर, डेट्रूसर को रिलैक्स कर देता है, स्फिंक्टर को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। ठीक है, तो इसलिए ये यूरिन को रिटेंशन करता है। यूट्रस में एड्रेनालिन कैन बोथ कॉन्ट्रैक्ट एज वेल एज रिलैक्स द यूट्रस। यूट्रस के ऊपर एड्रेनालिन की एक्शन होती है मिक्स, वो कॉन्ट्रैक्शन भी करता है, रिलैक्सेशन भी करता है, और मैच्योरिटी पे मतलब एट द टर्म इट इज़ सीन दैट इट यूजुअली रिलैक्सेस। और इसके लिए आइसॉक्सोप्रीन करके एक दवाई थी जो दी जाती थी, लेकिन उसके बाद अब सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट है रिटोड्रिन विच इज़ इन्फ्यूज्ड आईवी इन केस ऑफ थ्रेटेंड अबॉर्शन, एंड वहाँ पे टू बेसिकली पोस्टपोन द लेबर वी गिव दिस ड्रग। मेटाबॉलिक इफेक्ट्स ऑफ एड्रेनालिन पे देखा गया है कि एड्रेनालिन कॉजेज हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपर लैक्टोसिडीमिया एंड ऑल्सो इंक्रीजेज द फ्री फैटी एसिड्स। सो लाइपोलिसिस करता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करता है, एंड राइज इन फ्री फैटी एसिड्स एंड कैलोरीजेनेसिस, तो हीट प्रोडक्शन कराता है। इन एडिशन इट ऑल्सो कॉजेज रिडक्शन इन इंसुलिन सेक्रेशन फ्रॉम द पैंक्रियाज एंड ऑगमेंटेशन ऑफ ग्लूकागॉन सेक्रेशन, तो बाय दैट ऑल्सो इट अफेक्ट्स द ग्लूकोज। देन अब आते हैं हम एडमिनिस्ट्रेशन पे। तो एड्रेनालिन के जो प्रिपरेशंस हैं, देखो एड्रेनालिन के प्रिपरेशंस हमें मिलते हैं दो तरीके के। एक तो एड्रेनालिन का इंजेक्शन आता है 1 मिलीग्राम पर ml इंजेक्शन विच इज़ जनरली यूज्ड, लेकिन अगर हमें लोकल एनेस्थेटिक के रूप में एड्रेनालिन को कंबाइन कराना है लिग्नोकेन के साथ, तो देन इट इज़ यूज्ड इन अ रेशियो ऑफ 1:2 lakh और 1:80,000। तो दैट इज़ द concentration of adrenaline that is to be used. अब आप बोलोगे कि why is adrenaline combined with lignocaine in anesthesia, in local anesthesia? So adrenaline is combined with lignocaine in local anesthesia because being a vasoconstrictor, it basically reduces the blood which is going out from that area, and so it increases the action of lignocaine in that area. It does not allow lignocaine to diffuse away. So the action of lignocaine, the time for which the lignocaine can act on the wounded area increases, and so the level of anesthesia improves in that particular area. So that is why adrenaline is usually combined with local anesthetic, lignocaine, and that combination is called as xylocaine. Noradrenaline is given in slow IV infusion, and noradrenaline should not be given in do not mix it with sodium bicarbonate in the same bottle. Then noradrenaline का यूज़ मेनली होता है कि फॉलिंग बीपी है, कार्डियोजेनिक शॉक है, तो वहाँ पे बीपी को मेंटेन करने के लिए उसको यूज़ किया जा सकता है। आइसोप्रेनालिन का यूज़ बहुत कम होता है, एंड इट इज़ मेनली यूज्ड इन occasionally used to maintain the idioventricular rate before implantation of the pacemaker. अब इन दवाइयों के एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन एंड आइसोप्रेनालिन, इनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं। अगर नॉरएड्रेनालिन आप जिस वेन में या जैसे दे रहे हो, अगर वहाँ से एक्स्ट्रा विसेट हुआ तो देन इट रिजल्ट्स इन लोकल नेक्रोसिस। देन एड्रेनालिन शुड नेवर बी गिवन इन पेशेंट्स हु आर हाइपरटेंसिव और हु हैव एंजाइना और एनी अदर काइंड ऑफ हार्ट प्रॉब्लम। Then adrenaline should not be given with halothane in anesthesia because it precipitates the risk of arrhythmias with halothane. तो halothane के साथ adrenaline को कभी भी कंबाइन करके नहीं देना है हमें। फिर अब दूसरी कुछ दवाइयाँ एड्रेनर्जिक सिस्टम की होती हैं, जैसे डोपामिन, डोब्यूटामिन, एम्फेटामिन्स है, एफेड्रिन है। देन ड्रग्स विच आर यूज्ड इन नेजल ब्लॉकेड, मेफेंटरमीन, फिनाइलेफ्रीन, मीराबेग्रॉन, देन सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट, नेजल डिकंजेस्टेंट, ये सब हैं। तो एक एक करके इन दवाइयों को भी देखते हैं। उससे पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एड्रेनर्जिक ड्रग्स कैसा होता है। तो क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं एड्रेनर्जिक ड्रग सिम्पथोमेमेटिक्स में। तो सबसे पहले यहाँ पर आती हैं प्रेशर एजेंट्स। प्रेशर एजेंट्स में वी हैव नॉरएड्रेनालिन, एफेड्रिन, डोपामिन, फिनाइलेफ्रिन। देन आते हैं ब्रोंकोडायलेटर्स विच कंसिस्ट ऑफ आइसोप्रेनालिन, साल्ब्यूटामोल, लेवोसाल्ब्यूटामोल, टर्बिटालिन। CNS स्टिमुलेंट्स में आते हैं एम्फेटामिन, डेक्सएम्फेटामिन, मेथएम्फेटामिन, मिथाइलफेनिडेट। यूट्रेन रिलैक्सेंट्स में आते हैं रेटोड्रिन, आइसोक्सोप्रिन। देन वेसिको रिलैक्सेंट में हमारे पास जो ड्रग है वो है मीराबेग्रॉन। एंड नेजल डीकंजेस्टेंट में वी हैव ज़ाइलोमेटाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन। कार्डियक स्टिमुलेंट्स में वी हैव एड्रेनालिन, आइसोप्रेनालिन एंड डोब्यूटामिन। सो प्लीज़ पे अटेंशन दैट डोपामिन कम्स इन अ प्रेशर एजेंट while cardiac stimulants में डोब्यूटामिन comes in a cardiac stimulant.
जो दो दवाइयाँ हैं डोपामिन और डोब्यूटामिन, तो डोपामिन बेसिकली क्या है, ये एक्ट करती है D1 पे भी और D2 पे भी, जो कि डोपामिन रिसेप्टर्स हैं D1 D2, एंड इट आल्सो एक्ट्स ऑन बीटा 1 रिसेप्टर बट हैज़ गॉट अ वेरी लेस अल्फा एक्शन। तो जब लो डोजेस में डोपामिन दिया जाता है तो ये सबसे पहले जाके जो रीनल एंड मीसेंट्रिक वेसल्स हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा उनकी सेंसिटिविटी है। सो इट कॉजेज डायलिटेशन इन द रीनल एंड मीसेंट्रिक वेसल्स। अब होता क्या है, देखो कार्डियोजेनिक शॉक में ना जब भी पेशेंट आता है तो अगर हम उसको ऐसी कोई, उसके अंदर क्या हो गया है, शॉक हो गया है, ब्लड कम हो गया है, शॉक कैन बी बिकॉज ऑफ एनीथिंग, हार्ट पंप करना बंद कर दी है या कोई हेमरेजिक शॉक है, कार्डियोजेनिक शॉक है, तो इसमें उसमें ब्लड की कमी आ गई है, एंड एज अ रिजल्ट जो बॉडी करती क्या है, देन इट ट्राइज टू कंजर्व fluid, conserve blood by sending blood to important areas like brain and heart. So अब dopamine करती क्या है, it basically vasodilates renal and mesenteric vessels ताकि वहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है वो इंटरप्ट नहीं हो, आपकी किडनी में, आपकी GIT में ब्लड सप्लाई बराबर बनी रहे। शॉक के अंदर इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट ब्लड सप्लाई रिमेन्स अवेलेबल टू ऑल द इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। तो मीजेंट्रिक और जो स्प्लिनिक वेसल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे वेजोडाइलेटेशन करती है। देन बाय एक्टिंग ऑन बीटा 1 रिसेप्टर इट कॉजेज इंक्रीज्ड कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑल्सो, सो इट हैज़ गॉट अ पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एक्शन ऑन दी हार्ट। सो बीटा 1 पे करके वो करती है। हाई डोजेस में जाके ये अल्फा 1 रिसेप्टर से वेजो कंस्ट्रिक्शन करती है। सो डोपामिन इज़ द ड्रग विच इज़ नॉर्मली used in patients with cardiogenic shock, and it is given as an IV infusion, and it is regulated with BP and urine formation. So this is a drug which is given in cardiogenic shock. Dobutamine is, the name looks like dopamine, but it is not acting on D1 and D2 receptors. Dobutamine mainly acts on beta 1 receptor which is present on heart, and by acting on beta 1 receptors it produces a inotropic effect, a chronotropic effect. तो ये हार्ट रेट बढ़ाएगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाएगा, एंड इसलिए ये डोब्यूटामीन जो है ये हम लोग कब यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज्ड एज एन आइनोट्रोपिक एजेंट इन पंप फेलियर। जब हार्ट एज अ पंप फेल हो रही है, कम काम कर रही है, उस समय हम डोब्यूटामीन को देते हैं ताकि वो एक आइनोट्रोपिक इफेक्ट प्रोड्यूस करे, विच पंप फेलियर कैन ऑकर आफ्टर MI और कार्डियक सर्जरी और शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट इन सिवियर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर ऑल्सो। सो डोपामिन और डोब्यूटामीन की ये कहानी है। दे आर यूज्ड इन, डोपामिन इज यूज्ड इन cardiogenic shock condition and dobutamine is used as inotropic agent in pump failure conditions. Now phenylephrine is a alpha 1 agonist, so by acting on alpha 1 receptor it basically increases the blood pressure. phenylephrine की लेकिन ज़्यादा एक्शन आइज़ में होती है। अगर if you use phenylephrine as eye drops then it causes mydriasis and it also reduces the intraocular tension. So phenylephrine is basically used as a drug in glaucoma also, and is used with tropicamide for mydriasis also. Then we have amphetamines. Now amphetamines are drugs which are direct as well as indirect, they are indirectly acting symptomatic agents. तो ये क्या करते हैं, एम्फेटामीन बेसिकली यूजेस द रिवर्स द अपटेक पाथवे बाय नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर एंड डोपामिन ट्रांसपोर्टर, एंड देन वहाँ से ये रीअपटेक अपना वेसिकल के अंदर सिनेप्टिक प्री जंक्शनल न्यूरॉन के अंदर रीअपटेक कराते हैं। वहाँ पे जाके फिर ये नॉरएड्रेनालिन को, डोपामिन को डिस्प्लेस करते हैं और उनका सिनेप्टिक वेसिकल से डिस्प्लेस करते हैं और उनको रिलीज़ करवाते हैं। तो एम्फेटामीन बेसिकली आप ये समझो कि जो नॉरएड्रेनालिन के एक्शंस हैं उनको ज़्यादा एम्पलीफाई करके देगा, मतलब टैकीकार्डिया करेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, मिड्रियासिस होगा, एंड एम्फेटामीन पेशेंट को मतलब बहुत अलर्ट और बहुत सजग बना देगा। अब एम्फेटामीन जो है बिकॉज ऑफ दीज एक्शंस, तो ये एक ड्रग ऑफ अब्यूज़ कहलाता है। ड्रग ऑफ अब्यूज़ मतलब इसको लेने से पेशेंट को ये एक फीलिंग ऑफ हाई आती है, एंड दैट इज़ समथिंग दैट एक थ्रिल आता है या किक मिलता है, जो एड्रेनर्जिक या सिम्प्टोमाइमेटिक सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो कैसे पेशेंट बिकम्स हाइपर एक्टिव। सो दीज आर ड्रग्स ऑफ अब्यूज़ एंड दे हैव बीन यूज्ड बाय पीपल टू गेट दैट काइंड ऑफ एक्टिवेशन और थ्रिल इन देयर लाइफ। लेकिन हाई डोजेस में देन इट हैज़ गॉट इट्स ओन साइड इफ़ेक्ट्स ऑल्सो।
साथ में टेक्टाइल हेल्यूसिनेशन, कन्फ्यूजन, डेलीरियम, हाई डोजेस में ये टेक्टाइल हेल्यूसिनेशंस ये सब भी प्रोड्यूस करता है। एंड एम्फेटामीन्स जो है रिपीटेड डोजेस पे देने पे कई बार पेशेंट न्यूरोटॉक्सिक हो जाते हैं, साइकोसिस प्रेसिपिटेट हो जाता है, दे बिकम साइकोलॉजिकली एंड फिजिकली डिपेंडेंट ऑन एम्फेटामीन्स। सो दीज आर नॉट गुड ड्रग्स। अब इसी में एक ड्रग बनी थी मिथाइल फेनिडेट विच इज़ लाइक एम्फेटामीन विच ऑल्सो इंक्रीजेज द नॉरएड्रेनालिन एंड डोपामिन excretion, releases norepinephrine and dopamine, and this does not have that abuse potential. So this drug was methylphenidate was supposed to be given in attention deficit hyperactive disorder. लेकिन मिथाइलफेनिडेट के बाद भी अब हमें एक और नई दवाई मिल गई है जिसका नाम है एटोमॉक्सिटिन. Atomoxetin is also a neuronal reuptake inhibitor and of noradrenaline, and this drug is found to be very effective in attention deficit hyperactivity syndrome children. Adrenergic agonist ephedrine. Ephedrine basically it's obtained from the alkaloid obtained from Ephedra vulgaris. Now this ephedrine is an indirectly acting symptomimetic. ये क्या करता है, ये ephedrine अंदर जाके न्यूरोनल पूल में जाके and it causes release of noradrenaline from the synaptic vesicles. लेकिन ephedrine जब बार बार दिया जाता है तो ये एक फिनोमेना प्रोड्यूस करता है जिसका नाम होता है टैकीफिलेक्सिस. टैकीफिलेक्सिस मतलब कि जब आप बार बार उस दवाई को दोगे तो धीरे धीरे करके उसका इफेक्ट कम होने लगता है. कम इसलिए होता है क्योंकि ये इनडायरेक्टली एक्टिंग न्यूरोट्रांसमीटर है, और जब ये अंदर जाके डिस्प्लेस कर रहा है और नॉरएड्रेनालिन रिलीज करा रहा है तो फिर अल्टीमेटली धीरे धीरे करके नॉरएड्रेनालिन कम होता जा रहा है, और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो ख़त्म हो जाएगा. तो जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर देयर विल बी नो एक्शन. देन एड्रेनर्जिक ड्रग्स में आते हैं बीटा 2 स्टिमुलेंट ड्रग्स, दैट इज साल्ब्यूटामॉल, टर्ब्यूटालिन. तो ये जो बीटा 2 स्टिमुलेंट मतलब ये ब्रोंको डायलेटेशन करा रहे हैं, रिलैक्सेशन करा रहे हैं यूट्रस में, तो ये रिलैक्सेशन वाला रिसेप्टर है. तो इनको यूज़ करने से हमें एस्थमा में हम साल्ब्यूटामॉल, टर्ब्यूटालिन यूज़ करते हैं. यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस में हम आइसोक्सोप्रिन या रेटोड्रिन को यूज़ करते हैं. देन एक इसमें एक और ड्रग है वेसिकोफ्लेक्सेंट विच इज़ मीराबेग्रॉन विच इज़ M3 रिसेप्टर एगोनिस्ट, और बाय एक्टिंग ऑन दैट रिसेप्टर इट कॉजेस रिलैक्सेशन ऑफ डेट्रूसर मसल. एंड सो जो ओवर एक्टिव ब्लैडर्स होते हैं उनमें ये रिटेंशन बढ़ाती है यूरिन का, या वो ब्लैडर्स जिनमें इनकॉन्टिनेंस है तो उन लोगों में ये यूरिन का रिटेंशन ब्लैडर में बढ़ा के उन पेशेंट्स को रिलीफ पहुंचाती है. सो दिस mirabegron is now found to be more effective than solifenacin and darifenacin, which were anti-muscarinic M3 receptor anti-cholinergic agents, क्योंकि उनमें cholinergic anti-cholinergic साइड इफेक्ट्स होते हैं लाइक ड्राई माउथ. इसलिए now mirabegron is drug preferred for overactive bladder. कुछ नेज़ल डीकंजेस्टेंट्स हैं. ये नेज़ल डीकंजेस्टेंट्स टॉपिकल एप्लीकेशन से दिए जाते थे, एंड उससे जो राइनाइटिस है, एलर्जिक या कुछ कंटिन्यूस जो रनिंग नोज होती है उसमें ये लोग बाय कॉजिंग वेजोकंस्ट्रिक्शन दे यूज टू रिड्यूस द म्यूकस सिक्रीशन. हाउएवर इट वाज फाउंड दैट व्हेन दे वर गिवन फॉर लॉन्ग टाइम दे कॉज्ड एट्रोफिक राइनाइटिस, तो फिर अब उनका यूज़ बंद कर दिया गया है. सेकेंडली वहाँ से एब्जॉर्ब होकर नॉरएड्रेनालिन कई बार हार्ट अटैक या ब्लड प्रेशर बढ़ाना ये सब चीज़ें भी करती थी. तो ये तो रहे हमारे डिफरेंट ड्रग्स. तो अब अपन आते हैं यूजेस पे. यूजेस जो थेरेपेटिक यूजेस हैं बहुत सिंपल है. वंस यू अंडरस्टैंड द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स, वंस यू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन पर्टिकुलर डिसीज, यूजेस लिखना बहुत सिंपल है. तो सबसे पहले यूजेस अगर अपन हार्ट की बात करें तो एड्रेनर्जिक ड्रग्स आर यूज्ड इन कार्डियोजेनिक शॉक, दे आर यूज्ड इन पंप फेलियर, acute MI. देन दीज ड्रग्स आर ऑल्सो यूज्ड इन persistent or postural hypotension. Adrenaline is also used with this thing, local anesthetic के साथ adrenaline is used in local जो स्पाइनल जो भी हम अनेस्थीजिया देते हैं पेशेंट को लोकल वुंड को स्टिचिंग करने के लिए, या स्पाइनल अनेस्थीजिया में भी यूज़ करते हैं. देन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एड्रेनालिन इज दैट इट इज़ अ फिजियोलॉजिकल एंटीडोट ऑफ या एंटागोनिस्ट ऑफ हिस्टामिन. तो जब भी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, जब भी एलर्जिक रिएक्शन है, यूर्टिकेरिया, एंजियोइडिमा, एनाफिलेक्टिक रिएक्शन में बिना सोचे आँख मूंद के उसमें आप एड्रेनालिन का इंजेक्शन लगाइए. और एड्रेनालिन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ वेरी वेरी लाइफ सेविंग इन एलर्जिक डिसऑर्डर्स. इमीडिएट इफेक्ट आता है. ये तो थे हमारे यूजेस, वैस्कुलर यूजेस. फिर कार्डियक यूजेस में एड्रेनालिन इज़ यूज्ड इन कार्डियक अरेस्ट,
इन पार्शियल और कंप्लीट एवी काम करेगा बेसिकली बाय एक्टिंग ऑन बीटा 1 रिसेप्टर। ये हार्ट को चलाएगा, हार्ट की जो रेट है, हार्ट रेट है, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन है, उसको बढ़ाएगा। एवी ब्लॉक में इट विल इंक्रीज द वेंट्रिकुलर फंक्शनिंग। सो दिस इज द एक्शन इन कार्डियक डिसऑर्डर। एलर्जिक डिसऑर्डर्स मैंने आपको बताया। ऑक्यूलर यूजेस, फिनाइलेफ्रिन इज यूज्ड एज अ मिड्रियाटिक एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड इन ग्लोकोमा। So this adrenergic drugs, they also play a major role in eyes. Then we have overactive bladder में mirabegron is used. mirabegron is used. Central uses में ADHD में methylphenidate and atomoxetin is used. Then narcolepsy में modafinil is the drug which is used. Now modafinil is a psychostimulant. Narcolepsy में क्या होता है? The patient has a tendency to uncontrolled attack of sleep in the daytime. So इसमें modafinil is the drug which is used. Then Butrine, relaxant, insulin, hypoglycemia, ये सब हो गया. So इन जनरल एड्रेनर्जिक ड्रग्स में आपको जो सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए या एग्ज़ाम में लिखने आनी चाहिए वो है रिसेप्टर्स। आपका क्लियर होना चाहिए रिसेप्टर्स क्या होते हैं एड्रेनलिन के, इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस क्या होते हैं, इसके यूजेस क्या होते हैं, इनके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होते हैं। सो नेक्स्ट चैप्टर में अब हम पढ़ेंगे एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स और एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर्स।